भारत की राजनीति में कभी कभी ऐसे चमत्कार होते हैं कि सुनकर दिमाग लिटरली हिल जाता है। 1979 में सिर्फ 60 सीटों से जीतने वाला एक नेता प्राइम मिनिस्टर बन गया और जिस पार्टी ने 154 सीटें जीती थी वो हाथ मलते रह गई और बाहर बैठकर ताली बजाती रही। और 1999 में इस देश की सबसे करिश्माई शख्सियतों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी की भी गवर्नमेंट गिर गई, वो भी किसी बड़े घोटाले की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक वोट की कमी से। अब सोचो, जब 60 सीट और सिर्फ एक वोट तक ने देश का प्राइम मिनिस्टर बदल दिया, तो आज की मोदी सरकार जिसने 400 पार का नारा लगाया था और 240 सीटों तक ही सिमट कर रह गई, क्या वो भी हिस्ट्री की तरह अचानक गिर सकती है? क्या 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ बिहार तक रहेगा या उसकी गूंज सीधे दिल्ली की कुर्सी तक जाएगी? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता जो अभी मोदी सरकार की बैकबोन है, कल को फ्लिप कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार पूरे 5 साल कर पाएगी या फिर हिस्ट्री खुद को दोहराएगी? ये सब पॉसिबिलिटीज़ हम आज इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले कि हम मोदी सरकार और बिहार इलेक्शन की बात करें, चलो थोड़ा पीछे चलते हैं हिस्ट्री में, जहां ऐसे नज़ारे पहले भी देखे गए थे। 1975 में प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। उनके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला। आरोप था कि 1971 के इलेक्शन में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। कोर्ट ने फैसला दिया कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया जाए, मतलब उनकी एमपी की कुर्सी भी चली जाएगी और पीएम का पद भी खतरे में पड़ सकता है। इंदिरा गांधी ने हार मानने की बजाय एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगते ही हालात बदल गए। अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। न्यूज़पेपर्स पर सेंसरशिप लग गई, मतलब कुछ भी पब्लिश करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। आम लोगों की फ्रीडम छीन ली गई। 2 साल तक देश में ऐसा ही चला। लोग डर में जी रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था। 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव करवाने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा कि लोग डर या भोले होने की वजह से उन्हें फिर चुन लेंगे, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। देश भर में जनता ने कहा, इंदिरा को हटाओ और डेमोक्रेसी बचाओ। अपोजिशन पार्टी जो पहले बिखरी हुई थी, इस बार एक साथ आ गई, जैसे जनसंघ जो आज की बीजेपी की जड़ है, समाजवादी दल, लोक दल और कई छोटे मोटे दल, सबने मिलकर बनाई जनता पार्टी। जब नतीजे आए तो कांग्रेस की बुरी तरह हार हो गई। पहली बार भारत में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई को पीएम चुना। ये देश की इतिहास का बड़ा मोड़ था। लोगों को लगा कि अब सच में बदलाव आएगा, क्योंकि 30 साल से कांग्रेस का दबदबा था और पहली बार कोई नई सरकार आई थी। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। जनता पार्टी इंटरनली अलग अलग विचारधारा के लोगों की थी। कोई समाजवादी, कोई हिंदुत्व राजनीति वाला, कोई किसान नेता। सब चाहते थे कि पार्टी में उनकी बात मानी जाए। धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे, कभी मिनिस्टर पद को लेकर खींचतान, कभी नीतियों पर डिसएग्रीमेंट्स। आखिरकार 1979 आते आते सरकार डगमगाने लगी और मोरारजी देसाई को रिजाइन करना पड़ा। अब मौके पर चरण सिंह आए। उनके पास सिर्फ 60 सीटें थीं, लेकिन राजनीति में दिमाग और टाइमिंग बहुत मायने रखते हैं। उन्होंने उसी समय कांग्रेस से कांटेक्ट किया और कांग्रेस ने कहा, आप पीएम बनिए, हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। बस फिर क्या था, 60 सीट वाले नेता भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन पॉलिटिक्स में भरोसा करना सबसे रिस्की होता है। कांग्रेस ने सपोर्ट का प्रॉमिस तो किया था, लेकिन बहुमत साबित करने के समय उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। नतीजा, चरण सिंह संसद में अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाए और रिजाइन करना पड़ा। अब बिहार की चुनावी सिचुएशन आखिर कैसी बन सकती है और दिल्ली की कुर्सी पर इसका कितना असर पड़ सकता है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू हुई थी। उस वक्त लोगों में काफ़ी उम्मीदें थीं। बीजेपी ने फिर से 400 पार का नारा बुलंद कर दिया था। हर कोई सोच रहा था कि मोदी जी की एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़कर भारी बहुमत से वापसी करेंगे। लेकिन 4 जून 2024 को जब रिजल्ट आया तो सभी के होश उड़ गए। बीजेपी को मिली सिर्फ 240 सीटें और कांग्रेस को मिली 99 सीटें, यानी ना बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और ना कांग्रेस को। अब यहाँ से पिक्चर थोड़ी उलझ गई, क्योंकि जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं लाती तो छोटी पार्टियों का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 43 सीटें थीं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर एनडीए गठबंधन बनाते हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू भी 16 सीटों के साथ बीजेपी में जुड़ गए और इस तरह मोदी सरकार फिर से
293 सीटों के गठबंधन के साथ सत्ता में आ गई। अब जरा बिहार की राजनीति को थोड़ा गहराई में समझते हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। सत्ता में आने के लिए चाहिए 122 सीटें। एनडीए यानी बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस छोटी पार्टियां के पास फिलहाल करीब 125 सीटें हैं, यानी बस 3 सीटों का फर्क सरकार को बचाया गिरा सकता है। अगर 3-4 सीटें भी हिल गईं तो एनडीए की सरकार सीधा खतरे में आ जाएगी। अब बात करते हैं मुख्य विपक्ष की। सबसे आगे है महागठबंधन, जिसमें तेजस्वी यादव की पार्टी के पास 75 सीटें हैं। 2020 से ये बिहार की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है। दूसरा है कांग्रेस, जिसने 2024 में अच्छा कमबैक किया है। अगर इन दोनों में कुछ छोटे दलों को जोड़ दिया जाए तो कुल आंकड़ा 111 सीटों तक पहुंच जाता है। मतलब एनडीए की बढ़त मामूली है और महागठबंधन धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। तेजस्वी यादव बिहार में पहले से ही सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। 2020 में उन्हें 75 सीटें मिली और 2015 में 80 सीटें, यानी जनता ने उन पर भरोसा किया है और लगातार वोट भी दिया है। अब जब कांग्रेस भी ताकत में वापस आ रही है तो महागठबंधन की पोजीशन और मजबूत हो रही है। कई लोग मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस बार बिहार के सीएम बन सकते हैं। अब सबसे बड़ा फैक्टर बनते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि फैसला अब उन्हीं के हाथ में है कि वो बीजेपी के साथ रहकर एनडीए को बचाते हैं या फिर कांग्रेस और महागठबंधन में जाकर अपनी पोजीशन और मजबूत करते हैं। अगर नीतीश महागठबंधन में चले गए तो एनडीए की सीटें सीधा कम हो जाएंगी और मोदी सरकार का आंकड़ा भी हिल सकता है। अगर बिहार चुनाव में एनडीए कमजोर पड़ा और महागठबंधन मजबूत हुआ तो सबसे पहला कदम होगा नीतीश कुमार का पलटाव। इतिहास गवाह है कि नीतीश कई बार पाला बदल चुके हैं। 2013 में बीजेपी छोड़ी, 2015 में लालू और कांग्रेस के साथ गए, 2017 में वापस बीजेपी में लौटे और 2022 में फिर महागठबंधन में चले गए। यानी पलटी मारना उनके लिए नई बात नहीं है। और याद रखिए, बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से फिलहाल एनडीए के पास 30 प्लस सीटें हैं। अगर नीतीश कुमार फिर पलट गए तो कम से कम 12 सीटें सीधा एनडीए से इंडिया गठबंधन राहुल गांधी वाले कैंप में चली जाएंगी। इससे मोदी सरकार का आंकड़ा 293 से घटकर करीब 281 रह जाएगा। अब आते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी चंद्रबाबू नायडू पर। उनकी पार्टी टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। अभी वो एनडीए में है। अगर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन में उन्हें पीएम या डिप्यूटी पीएम जैसी बड़ी डील दे दें तो नायडू भी एनडीए छोड़कर पलट सकते हैं। और ऐसा हुआ तो मोदी सरकार का आंकड़ा 281 से घटकर करीब 265 पर आ जाएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। एकनाथ शिंदे अभी एनडीए में है। पहले शिंदे ने शिवसेना तोड़ी, फिर बीजेपी से हाथ मिलाया। सेंटर में माहौल बदला तो महाराष्ट्र का गुट भी राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे कैंप में जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो एनडीए की सीटें और कम हो जाएंगी। अब अगर दोस्तों बिल्कुल हूबहू ऐसा ही होता है कि नीतीश अपनी 12 सीटें दे दें, नायडू 16 सीटें जोड़ दें, शिंदे भी इंडिया में चला जाए, तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन 272 का आंकड़ा पार करके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्लेम कर सकते हैं। यानी मोदी सरकार की कुर्सी सीधा खतरे में पड़ सकती है। अगर नवंबर 2025 के बिहार चुनाव में बीजेपी हार गई और नीतीश महागठबंधन में चले गए तो उनकी 12 सीटें राहुल गांधी के खाते में चली जाएंगी और पूरा गेम बदल जाएगा। फिर चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता, जिनकी सीटें भले ही कम है लेकिन अहमियत बहुत ज़्यादा है, तय करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। और अगर राहुल गांधी ने समझदारी दिखाकर खुद पीएम पद से पीछे हटते हुए किसी क्षेत्रीय नेता या नायडू को आगे कर दिया तो वही 1979 वाला सीन रिपीट हो सकता है। इतिहास ने बार बार साबित किया है, इंडिया की पॉलिटिक्स सीटों से कम और चालों से ज़्यादा चलती है।